भाई सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज हम जीएस और जीके की तीसरी क्लास लेके आए हैं जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन को हम हल करेंगे यहाँ पे और साथ में ही उनके एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ग्रुप डी रेलवे में जितने भी आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन चाहे रेलवे में पूछे जाएँ और चाहे पुलिस में पूछे जाएँ, सारे क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। बस यह है कि वहाँ पे अ, हर पेपर में कुछ टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछ, जैसे रेलवे में आपका साइंस ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो और पुलिस में तीनों पूछा था, साइंस की मात्रा कम होती, बाकी यानी सब कुछ बराबर होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और उसको जो नहीं आता उसको आप पॉइंट नोट करेंगे उसको। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम का दूध भी कहते हैं इसको। ठीक, अब इसका उपयोग काफ़ी जगह पे किया जाता है, इसका उपयोग कई रूपों में किया जाता है। और जैसे हमारे शरीर में एसिडिटी होती है तो यहाँ पे एंटा एसिड, ठीक, एंटा एसिड एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग एंटा एसिड मतलब है कि हम पीते हैं इनो, क्या पीते हैं, इनो। इनो किस लिए पीते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब एसिडिटी हो जाती है तो इनो पीते हैं। और इनो इसलिए पीते हैं कि एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटा एसिड पीते हैं। तो वही पे उसी में क्या होता है, इनो में ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इसमें कहा गया जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4। ठीक, ZnSO4, और इसको सफ़ेद विट्रॉल भी कहते हैं इसको। ठीक, सफ़ेद थोथा, हिंदी में कहेंगे इसको सफ़ेद थोथा, सफ़ेद थोथा कहा जाता है इसको। ठीक, थोथा कई प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग यूज करते हैं। एक आयरन सल्फेट होता है जिसको FeSO4 कहेंगे। ठीक, इसको हरा थोथा कहा जाता है, हरा थोथा, ग्रीन विट्रॉल, इसको हरा थोथा कहा जाता है। और कोबाल्ट सल्फेट COSO4, ठीक, COSO4 है, इसको कोबाल्ट, और इसे लाल थोथा कहा जाता है, लाल थोथा, रेड विट्रॉल। ठीक, तो इसमें कुछ पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे, फार्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देखिए यहाँ पे, ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया कि वज्र प्रहार अभ्यास है किन दो देशों के एक बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ठीक, तो वज्र प्रहार जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, किन देशों के मध्य होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच में क्या होता है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है। और ऐसे करके बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो उसकी हम किसी दिन एक उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक, जिसमें सारी एक्सरसाइज को कवर किया जाएगा। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मापने वाला उपकरण जिसका उपयोग रेडियोधर्मी उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियोधर्मिक मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जिनसे अल्फा बीटा गामा की जो किरणें होती हैं, है ना,
गामा और बीटा जो किरणें होती है वो निकलती रहती हैं, तो उनको कहते हैं रेडियोधर्मी तत्व। ठीक, तो ऐसे कौन से तत्व होते हैं या उनका इसमें कहा गया कि उनके उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर रेडियोधर्मिता का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा गीगर काउंटर। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर से ही हम रेडियोधर्मिता का पता लगाते हैं, रेडियोधर्मिता के उत्सर्जन का पता लगाते हैं। ठीक, इसमें कुछ ऑप्शन और है, जैसे अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचाई नापने के लिए, वस्तुओं की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति, इससे वाहनों की गति नापी जाती है। इसके बाद है अमीटर। अमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक, इससे विद्युत धारा नापी जाती है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डॉट डॉट के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब है कि इसमें अनुच्छेद दिए हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद से। तो पहले ये बताइए प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद जो 75 है, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और एक सरला ट्रिक पढ़ी होगी, सरला, इसका मतलब है कि 79, 80 और 81। इसका मतलब है कि इस अनुच्छेद 79 और 80 और 81, इसमें क्या है, सा से संसद होता है, क्या होता है, संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ठीक, तो अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद के बारे में है, 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में, 81 में क्या है, लोकसभा के बारे में है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला है कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के डिवाइस होते हैं इंपॉर्टेंट इसमें। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ठीक, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड की हम बटन को दबाते हैं तो कोई जो भी हमको डालना है कंप्यूटर के अंदर, तो बटन दबा के उसके अंदर हम देखते हैं, तो उससे जो बाहर आता है, जैसे हमको प्रिंटर में वो हमको दिखा, तो हमको बाहर दिख रहा है कि ये प्रिंटर में मॉनिटर में वो हमको दिख रहा है, तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो जिस हम डिवाइस से हम कोई भी चीज़ उसके अंदर भेजते हैं तो उसको इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस से कोई चीज़ बाहर निकलती है वो आउटपुट डिवाइस। तो इसमें पूछा कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये सब इनमें बाहर दिखता है, ये दिखाने वाले हैं, तो ये सब क्या है, आउटपुट है, ये है आउटपुट। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब जिससे हम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, वो वाली जॉयस्टिक होती है। तो बटन दबाते हैं उसमें, तो हम उससे क्या करते हैं, गाड़ियों को इधर उधर घुमाते हैं, भगाते हैं, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए आगे। यहाँ पे कहा गया है कि अवस्था अवस्था जिससे जिंद अवस्था भी कहा जाता है, जिसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको जिंद अवस्था भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है। जिंद अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसी धर्म। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। पारसी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है जिंद अवस्था। ठीक, और इसका एक त्यौहार भी होता है, नौरोज त्यौहार, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। जैन धर्म है और एक बौद्ध धर्म है, इनकी भी अलग अलग पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक, अगुत्तर निकाय और क्या है, भगवती सूत्र। ठीक, अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की है, अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय। ठीक, और इसकी क्या है, भगवती सूत्र, भगवती
सूत्र। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अलग अलग धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित मात्राओं में से किस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2/r²। ठीक, तो मतलब है m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, दो वस्तु हैं, दो अलग अलग पिंड हैं m1 और m2, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो m1 और m2 के गुणनफल के ही तो बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि निर्भर करता है, तो ये तो सही है। तो इनके बीच की दूरी, दूरी मतलब दूरी पर निर्भर करता है, तो r पे निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है डायरेक्ट, तो दूरी पे भी निर्भर करता है। गुरुत्वा स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कैपिटल G, इस पे भी निर्भर करता है क्योंकि हर जगह पे इसका मान समान होता है, G का मान। तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तापमान। तापमान का गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो कैपिटल G होता है, कैपिटल G क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, यही है गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका जी का मान होता है। ठीक, अब ये आपको बताना है कि जो जी का मान है किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था, जी का मान किसने दिया था, कैपिटल जी का मान किसने दिया था, कमेंट में जल्दी से इसको बताना है आपको ढूंढ के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट के लिए बनवाया गया था, किस मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन के बारे में सुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मयूर सिंहासन, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, शाहजहां ने, ये शाहजहां के काल में बना था, शाहजहां ने बनवाया था, उन्हीं के किले में ये रखा था, है ना, आगरा के किले में शाहजहां। ठीक, लेकिन लेकिन जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन को शाहजहां के दरबार से कौन लेके गया था लूट के, नादिर शाह। नादिर शाह, नादिर शाह इसको लेके चला गया था, है ना, लूट ले गया था मयूर सिंहासन को का, क्योंकि इसमें हीरे, हर चीज सोना चांदी से सब कुछ जड़ा हुआ था। तो मयूर सिंहासन किससे संबंधित है, शाहजहां से। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला है सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। सुएज नहर अभी हाल ही में बताया था हमने कि जैसे सुएज नहर है ये, ठीक, इधर क्या है, इधर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक, और इधर है लाल सागर, लाल सागर। तो ये जो सुएज नहर है, सुएज नहर, ये एक वैज्ञानिक ने इस नहर पे मिस्र का अधिकार है, इधर क्या है, मिस्र देश है, मिस्र का इस पे अधिकार है, मिस्र देश का सुएज नहर पे। ठीक, 1869 में बनके तैयार हो गई थी, और फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसको बनाया था, है ना। तो ये किसको किसको जोड़ती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक, भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर पे एक ज्वालामुखी, क्या नाम है उसका, स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली, ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला है निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर में मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथ काफी बार पूछा गया है, तो मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा आंसर, पीयूष ग्रंथि। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कहीं कुछ हो गया, चोट लग जाए, है ना, तो शरीर में चोट कहीं पे लगती है, लेकिन ब्रेन में पहले पता चलता है, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूरॉन फैले होते हैं। ब्रेन से जुड़ा होता, मतलब मस्तिष्क से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस। क्या जुड़ा होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे पहले किसको बताता है,
ये बताता है पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को बताता है। और पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन निकालती है और ये बताती है उस ग्रंथि को जो उस चीज को या उस घाव को ठीक करना है, अन्य ग्रंथियों को, ठीक, अन्य ग्रंथियों को। तो सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे होता ये है कि इस पे हाइपोथैलेमस इस पे अधिकार जमाता है या इस पे कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर, ठीक, इसको मास्टर कहते हैं। और इसको मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर केवल कहते हैं। अगला है एक इंपॉर्टेंट इसमें ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फेफड़े के या हमारे सीने में पाई जाती है ना। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे क्या होता है हम निरोगी बने रहते हैं ताकि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। और ये ऐसी ग्रंथि है जो समय के साथ बढ़ती है फिर घटने भी लगती है। पहले 15 साल तक 20 साल तक इसको बढ़ना है, फिर उसके बाद घटती चालू होती है, जिससे बुढ़ापे में क्या होता है कि छोटी पड़ जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं क्योंकि समय के साथ ये घट जाती है थाइमस ग्रंथि, ठीक। और इसमें होता क्या है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्रंथि में किसका निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट का, क्योंकि यही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला है निम्नलिखित में से कौन फूल का एक स्त्री प्रजनन अंग है। स्त्री प्रजनन अंग किसका, फूल का, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ये जाइलम और फ्लोयम, तो ये पहले तो ये एक प्रकार के ऊतक हैं। और ये ऊतक कैसे हैं, तो ये एक प्रकार से संवाहनी ऊतक हैं और जटिल ऊतक हैं, ठीक, जटिल ऊतक हैं। इनके बारे में बता दें कि हमारे पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। भोजन का प्रवाह, भोजन का प्रवाह फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों से लेकर जड़ तक भोजन कौन लेके जाता है, फ्लोएम। और जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन लेके जाता है, जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल, फ्लोएम, फा से फूड और फा से फ्लोएम। ये है, इन्हीं में एक आंसर है जिस, क्योंकि ये एक इंग्लिश शब्द लिखें कार्पेल, कार्पेल ही होता है। इसको हिंदी में कहते हैं जयांग, क्या बोलते हैं इसको, जयांग। और जयांग का मतलब होता है स्त्री प्रजनन अंग, है ना, फूल का स्त्री प्रजनन अंग होता है, फूल का स्त्री प्रजनन अंग है। और ये स्टेमन, जो स्टेमन है इसको कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर मतलब है कि ये पुरुष प्रजनन अंग है, पुरुष प्रजनन अंग है, ठीक। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुमको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। ये एक फूल है, फूल में हम आपको बताते हैं मेन चीज़ क्या है इसमें। मेन चीज़ इसमें ये है कि हमको यहाँ पे एक बीचों बीच का भाग दिख रहा है यहाँ पे, ये, ठीक, यही है स्त्री प्रजनन अंग पूरा। कुछ ऐसे जो बना है हमारा यहाँ पे, ये जो ऐसे कुछ बना है, ये बीच वाला, ये है स्त्री प्रजनन अंग। जिसमें ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। यहाँ पे देखो लिखा है वर्तिकाग्र, ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये वाला वर्तिकाग्र लिखा है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये वाला भाग, इसको कहते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका, ठीक। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडाशय,
ठीक। ये स्त्री प्रजनन अंग है। नीचे वाले को अंडाशय, इसको कहते हैं वर्तिका, और ऊपर वाले को वर्तिकाग्र, वर्तिका, इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक। और ये जो छोटा भाग है, ये बहुत सारे ऐसे निकले होते हैं, ये इनकी संख्या ज़्यादा होती है, उसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर होता है स्त्री पुरुष प्रजनन अंग, ये पुंकेसर है, जिससे ये ऐसे, उसके ऊपर ये परागकोश है। कोश, कोश के अंदर बहुत छोटे छोटे कण भरे होते हैं, जिसको परागकोण, पराग कण बोलते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ निकला होता है ये, और एक ऐसे, तो ये पुंकेसर है। ये क्या होता है? पुरुष प्रजनन अंग होता है। ये परागकोश होता है, इसको बोलते हैं परागकोश। इसके अंदर बहुत सारे कण भरे होते हैं, जिनको बोलते हैं पराग कण, और यही कण जाके वर्तिका के ऊपर गिरते हैं, जिससे क्या होता है? प्रजनन होता है। ठीक। एक बार फिर से देखो यहाँ पे, ये वाला फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये हमारा भाग है, ये वाला बीचों बीच वाला, इसमें ऊपर वाला क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? जो पतला सा भाग है, इसको वर्तिका कहेंगे। और ये गोल वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इन सबको मिला के स्त्री केसर कहते हैं। मतलब है कि स्त्री प्रजनन अंग इसका हो जाएगा, फूल का। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कार्पेल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पेल। अब पुरुष प्रजनन अंग देखेंगे यहाँ पे, कि जैसे हम यहाँ पे ये वाले बहुत सारी, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ये कोई एक उठा लेते हैं, तो इस, ये एक प्रकार से स्थान होता है जहाँ पे बहुत चीज़ें भरी होती हैं। इसको पराग कोश बोलते हैं, पराग कोश। और ये यहाँ से यहाँ तक कि डंडी को तंतु बोलते हैं। ठीक। तो ये कैसा, ये इन दोनों को मिला के कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब होता है स्टेमन, स्टेमन। और स्टेमन का मतलब हो गया कि पुरुष प्रजनन अंग, इसको बोलेंगे, है ना। फूल का पुरुष प्रजनन अंग। किसी भी, अब देखो यहाँ पे हम दूसरा बात बता रहे हैं, किसी भी फूल का रंग हम कैसे पहचानते हैं? उसकी उनकी पंखुड़ियों से। पंखुड़ियों को कहते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको? दलपुंज बोलते हैं। और जो पत्तियों के नीचे हरी पत्तियां होती हैं छोटी छोटी ऐसे, उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको समझ में आ गया होगा कि स्त्री, हाँ, स्त्री प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? स्त्री प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा फूल का? तो ये हो जाएगा कार्पेल। और स्टेमन का क्या होता है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक। स्टेमन क्या होता है? केसर जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये पुरुष प्रजनन अंग होता है किसका? फूल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कहा गया कि भारत किस देश से 5G और 6G प्रौद्योगिकियों की को विकसित करने के लिए सहयोग कर रहा है ना। भारत में जो 5G चालू हो गया है, और साथ में अब 6G आएगा, तो किस देश की सहायता से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड। ठीक। फिनलैंड हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को आपराधिक घोषित कर समाप्त किया? सती प्रथा को अंत किसने किया था? सबसे पहले तो बताइए। तो देखो, लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग है, इनका कार्यकाल 1828 से लेके 1834 तक था। ठीक। और इसी बीच में 1829 आता है, और इन्होंने ही क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक। और इसमें एक व्यक्ति का कार्यकाल तुमको याद रखना है, डलहौजी का। 1848 से लेके 1800 1856। ठीक। 1856 तक इनका कार्यकाल था, 1848-56। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ट्रेन, भारत में रेल सेवा, ट्रेन किसने चलाई थी? 1853 में ना। तो डलहौजी के शासनकाल में। कार्नवालिस को पुलिस सेवा या प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं। भारत में पुलिस सेवा का जनक बोला जाता है। ठीक।
लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम फिर से तुमको बताते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे जो डलहौजी है, सती प्रथा का अंत हुआ था किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। लेकिन डलहौजी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह, डलहौजी के शासनकाल में आया था विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये किसके काल में आया था? डलहौजी के काल में आया था। चलो फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन अमीनो एसिड का मूलभूत अंग है? अमीनो एसिड पता होता है कि अमीनो एसिड क्या है? कई सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। और हमारे शरीर में प्रोटीन के क्या क्या बने हैं? जैसे नाखून हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया, है ना, और जानवरों में खुर हो गए, क्या हो गए? खुर। ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है हमको, विटामिन से ऊर्जा हमको नहीं मिलती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रथ एक टाफी। ट्रिक सबको पता होगी, रथ एक टाफी, है ना। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, तो B1 का कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थायमीन। नियासिन जो है ये किसका रासायनिक नाम है? तो B3 का होता है, B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम नियासिन है और इससे पेलाग्रा रोग होता है। थायमीन क्या है? विटामिन बी, बेरी बेरी होता है। रेटिनॉल्स किसका रासायनिक नाम है? ए, विटामिन ए का है। और इससे बीमारी कौन सी होती है? रतौंधी, रतौंधी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इससे क्या होता है? स्कर्वी होता है, स्कर्वी। ठीक, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गए। तो कैसे लगी आपको क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन कर लो अच्छे से, सब क्वेश्चन सारे के सारे याद कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।